Hello students, today we are going to start our next topic, that is on page number 147 in your NCERT book, and the name of the topic is Crisis of 14th Century. इससे पहले इन टॉपिक से पहले हमने कैथेड्रल टाउन एंड फोर्थ ऑर्डर के बारे में पढ़ा था. आई होप आपको वो टॉपिक अंडरस्टूड होगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी. तो क्या हुआ था कि यूरोप में 14th सेंचुरी में कुछ क्राइसिस आने लग गए थे, और जो क्राइसिस होते हैं दैट मीन्स बैड इकोनॉमी, जो आपका वेल्थ सिस्टम है वो थोड़ा पुअर हो जाता है. तो 14th सेंचुरी में भी क्या हो गया था, जो प्रोग्रेस थी यानी अर्ली 14th सेंचुरी थी, जो प्रोग्रेस थी वो स्लो डाउन हो गई थी. क्या हो गई थी? स्लो डाउन हो गई थी. वी आर टोटली वेल नोन अबाउट द प्रीवियस टाइम पीरियड ऑफ यूरोप. क्या था? जब 5th to 10th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, 5th to 10th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वो यूरोप के लिए क्या था? कोल्ड वेदर का टाइम पीरियड था. और हमने पढ़ा भी था कि कोल्ड वेदर होने के कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या थी? स्लो थी, यानी बहुत कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी, क्योंकि कोल्ड वेदर के कारण जो सॉइल थी वो फ्रोस्ट हो जाती थी और उसे कल्टीवेट नहीं किया जाता था, प्लाइंग नहीं की जाती थी. फिर क्या हुआ था? चेंज आया था, हमने पढ़ा भी था, इम्पर्सिबल चेंज आया था, और वो चेंज आया था 11th सेंचुरी में. कब आया था? 11th सेंचुरी में क्या हो गया था? जो वेदर था वो वार्म होने लग गया था, यानी सॉइल की जो प्लाइंग करनी थी वो काफ़ी इजी हो गई थी, और काफ़ी एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ की जाने लगी, जिससे सॉइल की जो फर्टाइल लेयर थी उसे ईज़िली यूज़ किया जाने लगा था. तो 11 to 13 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड था यूरोप के लिए. उस टाइम पीरियड में क्या होने लग गए थे? यूरोप जो था काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था. लेकिन जब 13 to 14 सेंचुरी का टाइम पीरियड आया, 13 to 14 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड आया था, यानी 14 सेंचुरी का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो वेदर था वो फिर से क्या होने लग गया था? कोल्ड होने लग गया था. क्या होने लग गया था? कोल्ड होने लग गया था, जिस वजह से वहाँ पे कुछ क्राइसिस आने लग गए थे. कुछ बातें हैं जो इसमें अभी भी समझने वाली है. देखो, जब वार्म वेदर हुआ था, यानी जब फेवरेबल वेदर हो गया था एग्रीकल्चर के लिए, तो जो फॉरेस्ट थे उसे क्या कर दिया गया था? डिफॉरेस्ट कर दिया गया था. क्या कर दिया गया था? डिफॉरेस्ट कर दिया गया था, यानी फॉरेस्ट को ख़त्म करके उसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था. हमने पढ़ा भी था. और फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से जो पेस्चर लैंड थी वो भी क्या हो गई थी? डिक्रीज़ हो गई थी यूरोप के अंदर ड्यू टू वार्म वेदर, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि 11th सेंचुरी to 13th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो डाइट थी लोगों की वो अच्छी थी. लोगों की जो लाइफ स्पैन पीरियड था वो इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में भी क्या आ गया था? इंक्रीज़ आ गया था. इन बातों के बारे में हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो इंक्रीज़ होने की वजह से पॉपुलेशन को जो था वो रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए थे, फूड आइटम्स ज़्यादा होने लग गई थी. लेकिन 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वो फिर कोल्ड टेम्परेचर आने लग गया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो डाउन हो गई थी. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो गई थी, जिस वजह से क्या हो गया था? एक तो पॉपुलेशन उतनी मतलब बढ़ ही रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो गई थी? डाउन हो गई थी. और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन भी हो चुका था, और पेस्चर लैंड जो थी वो भी डिकेइंग हो गई थी, यानी ख़त्म हो गई थी पेस्चर लैंड. तो यहाँ पर क्या हो गया था? एक तो फूड कम हो गया था, एग्रीकल्चर लैंड मतलब फॉरेस्ट भी नहीं थे, अब एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन कोल्ड वेदर की वजह से वहाँ पे इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, और जो पेस्चर लैंड थी वो भी क्या हो गई थी? डिके हो गई थी. तो इनकी वजह से क्या हुआ था? जो ह्यूमन थे और प्लस जो कैटल्स थे, उन्होंने क्या फेस किया? उन्होंने फेमाइन को फेस किया, यानी भूखमरी को फेस किया था. वहाँ पे भूखमरी आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे भूखे होने के कारण मरने लग गए थे. तो वो जो टाइम पीरियड था जब ह्यूमन ने फेस की भूखमरी का टाइम पीरियड, दैट इज़ 1315 to 1317 का, यानी 1315 और 1317 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में ह्यूमंस ने फेमाइन सिस्टम को फेस किया था. लेकिन कैटल के फोडर में जो कमी आई थी, उनकी वजह से जो कैटल फेमाइन हुए थे वो हुए थे 1320s में.
तो इस टाइम पीरियड में जो कैटल ने थे इनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होने लग गई थी। तो एक ये क्राइसिस आया था जो यूरोप एरिया में आया था, जिस वजह से वहाँ के जो लोग थे वो अफेक्ट हो रहे थे। तो एक रीज़न ये रहेगा। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड रीज़न की। हमने बात की थी पहले भी कि वहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन ये जो मॉनेटरी सिस्टम था वो किस फॉर्म में हो रहा था? सिल्वर कॉइन्स की फॉर्म में हो रहा था। किस फॉर्म में हो रहा था? सिल्वर कॉइन्स की फॉर्म में हो गया था। तो ये जो सिल्वर कॉइन्स थे ना, उसकी भी एकदम से क्या हो गई थी? शॉर्टेज हो गई थी। क्या हो गई थी? शॉर्टेज हो गई थी। क्यों हो गई थी? इस शॉर्टेज के कारण थे कि ये जो सिल्वर माइंस थी ना, वो माइन थी ऑस्ट्रिया में और सर्बिया में। ये दोनों नाम आपके लिए फैमिलियर होंगे, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। सर्बिया तो अगर आप इन दिनों सीरियल देखते होंगे कलर्स पे, छोटी सरदारनी, तो वहाँ पे भी सर्बिया का बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है। जो वहाँ के मेन एक्टर और एक्ट्रेस है वो सर्बिया गए हुए हैं। तो आई होप आपको ये नाम फैमिलियर लगेगा। तो यहाँ पे क्या थी? कॉइन्स की मिल्स थी, कॉइन्स की नहीं, सिल्वर की माइंस थी, और वहाँ पे एकदम से क्या आ गई थी? शॉर्टेज आ गई थी। क्या आ गई थी? सिल्वर की शॉर्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से सिल्वर कॉइन्स भी क्या हो गए थे? शॉर्टेज में आ गए थे। तो वो जो मॉनेटरी सिस्टम था वो भी काफ़ी अफेक्ट पड़ गया था। तो ये क्राइसिस भी जो थे यूरोप कंट्री ने फेस किया था ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड क्राइसिस जो था वो वहाँ आया था बुबोनिक प्लेग का नाम से, यानी एक बुबोनिक प्लेग के नाम की बीमारी वहाँ पर फैल गई थी। आपने सुनी भी होगी। ये जो बीमारी हुई थी ये इन्फेक्टेड रैट्स की वजह से हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? इन्फेक्टेड रैट्स की वजह से हुई थी। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टॉपिक में ये भी डिस्कस किया था कि जो यूरोप में नेशनल लेवल पे ट्रेडिंग के साथ साथ क्या होने लग गया था? इंटरनेशनल ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। जब हमने बात की थी फोर्थ ऑर्डर की, तो उसमें हमने ये बात भी की थी। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होने लग गया था ना, तो शिप्स के थ्रू क्या आता था? वहाँ पे मटेरियल आता था। क्या आता था? मटेरियल आता था। और इन मटेरियल के साथ साथ क्या आते थे? रैट्स आते थे। क्या आते थे? शिप्स में रैट्स आते थे। और वो जो रैट्स होते थे वो क्या होते थे? इन्फेक्टेड होते थे। वो पहले से ही बीमार थे। उन रैट्स की वजह से क्या था? वहाँ पे एक बीमारी फैल गई थी जिसे बुबोनिक प्लेग या हम कहेंगे ब्लैक डेथ के नाम से। ब्लैक डेथ के नाम से ऐसी बीमारी वहाँ आ गई थी। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो यूरोपियंस थे वो अपने आप को आइसोलेट रखते थे, यानी वो अकेले ही रहते थे। ज़्यादा टाइम तक वो मतलब कंट्री के साथ लिंक नहीं थे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ लिंक नहीं थे। प्लस उनका जो स्टैमिना था वो भी क्या था? वीक था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि धीरे धीरे ही उन्हें न्यूट्रिशन डाइट मिलने लगी थी, उससे पहले वो वीक स्टैमिना के साथ ही थे। तो इस वजह से जो इन्फेक्शन था ना वो उनको ईजिली क्या कर गया था? जकड़ में ले गया था। और वहाँ पे क्या होने लग गई थी? लोगों की डेथ होने लग गई थी, जिस वजह से पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिक्रीज़ होने लग गया था। क्या होने लग गया था? पॉपुलेशन एकदम से डिक्रीज़ होने लग गई थी। तो ये जो बीमारी फैली थी बुबोनिक प्लेग नाम की बीमारी, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, उसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ था वो 1347 टू 1350 टाइम पीरियड में होने लगा था। और 1360s टू 1370s का जो टाइम पीरियड था उसकी जो मोर्टेलिटी रेट थी ना, मोर्टेलिटी रेट वो क्या होने लगी थी? इंक्रीज़ होने लगी थी। मोर्टेलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट थी वो इंक्रीज़ होने लग गई थी। तो पहले जो मोर्टेलिटी रेट थी वो 20% थी, यानी 100 में से 20 लोग मर जाते थे। फिर धीरे धीरे ये जो रेट थी वो 40% हो गई थी। क्या हो गई थी? 40% हो गई थी। अगर आपको याद हो जब हमने पॉपुलेशन की बात की थी तो 1300 CE के टाइम पीरियड में जो यूरोप की पॉपुलेशन थी वो 73 मिलियन थी। क्या थी? 73 मिलियन। लेकिन जैसे जैसे 14th सेंचुरी का टाइम आया ये जो पॉपुलेशन थी वो कितनी रह गई? 45 मिलियन रह गई। यानी बुबोनिक प्लेग ने जो अफेक्ट डाला था इस एरिया पे वो इतना ज़्यादा अफेक्ट डाला था। जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होनी चाहिए थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी।
तो हम बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी की। तो 14th सेंचुरी का क्या रिजल्टेंट आया था, जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज़ हो गई थी। पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, जिसका टोटली इफेक्ट किस पे पड़ा था, लेबर पे, यानी लेबर भी क्या हो गई थी वहाँ पे, डिक्रीज़ हो गई थी। जब लेबर डिक्रीज़ हो गई तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर गुड्स की जो प्राइसेस थे ना वो भी क्या होने लग गए थे, डिक्रीज़ होने लग गए थे। क्या होने लग गए थे, डिक्रीज़ होने लग गए थे। अब आप सोच रहे होगे कि एग्रीकल्चर प्राइस जो थी वो क्या डिक्रीज़ कैसे हो गई थी। ये जो है ना, ये टोटली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। इकोनॉमिक्स के बच्चों को पता होगा कि ये कैसे हुआ होगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लग गई, डिक्रीज़ होने लग गई, यानी उस यूज़ करने वाले जो लोग थे, नंबर ऑफ, हम कस्टमर्स कह देते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, वो भी क्या होने लग गए, डिक्रीज़ होने लग गए, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की क्या हो गई थी, डिमांड डिक्रीज़ हो गई थी। क्या हो गई थी, डिमांड डिक्रीज़ हो जाए। जब किसी चीज़ की डिमांड डिक्रीज़ होने लग जाती है ना, तो उसका जो है वो प्राइस पे क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था। तो जब डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है तो प्राइस भी क्या होने लग गया था, डिक्रीज़ होने लग गया था। क्या होने लग गया था, डिक्रीज़ होने लग गया था। तो डिमांड और प्राइस का आपस में हमेशा ही क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। और अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो उसके प्राइस में भी क्या आ जाता है, हाइक आ जाता है। तो प्राइस का डिमांड के साथ हमेशा ही डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, जबकि डिमांड का और सप्लाई का हमेशा ही इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। तो हमें सिर्फ अभी डिमांड और प्राइस के बारे में ही जानना ज़रूरी है। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आपको पता है कि अब नवरात्रों का सीज़न आने वाला है। तो नवरात्रों में जो मेनली लोग होते हैं वो अनियन को क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते। क्या नहीं करते, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनियंस को यूज़ नहीं करते, जिससे अनियंस की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उनके प्राइस भी अब देखना कम हो जाएंगे। और ऐसे ही जब मैरिज सीज़न चल रहा होता है तो उस टाइम पे गोल्ड की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा, वैसे तो गोल्ड का प्राइस ज़्यादा ही रहता है, लेकिन उस टाइम पीरियड में जब मैरिज सीज़न ज़्यादा हाइक में रहता है तो गोल्ड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे ही उसका जो प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्रोडक्ट और प्राइस का आपस में क्या है, यानी डिमांड और प्राइस का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई, लेबर डिक्रीज़ हुई, एग्रीकल्चर गुड प्राइसेस भी क्या हो गए थे, डिक्रीज़ हो गए थे। क्यों, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए या उनको खाने के लिए जो कस्टमर्स थे वो कम हो गए थे ड्यू टू बेबोनिक प्लेग की वजह से, यानी पॉपुलेशन कम हो गई थी, जिस वजह से इनकी जो डिमांड थी वो पहले से कम हो गई थी, तो इनके जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए थे, कम हो गए थे। ठीक है, एक तो ये हुआ। और एग्रीकल्चर प्राइसेस की वजह से जो डाउन हो गई थी, और जो मार्केट में लेबर की डिमांड थी ना वो क्या होने लग गई थी, इंक्रीज़ होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी, लेबर की डिमांड इंक्रीज़ होने लग गई थी। क्यों, पॉपुलेशन कम थी, लेबर मिलती नहीं थी और उनकी डिमांड ज़्यादा थी, जिस वजह से ये क्या करते थे, यानी इनकी जो वेजेस थी वो भी क्या होने लग गई थी, इंक्रीज़ होने लग गई थी। लोग क्या थे, लेबर कैसे ना कैसे मिल जाए, चाहे उन्हें जो वेजेस है वो डबल देनी पड़े, तो उनकी जो वेजेस थी वो मोर देन डबल हो गई थी। क्या हो गई थी, यानी डेली बेस जो इनकम हुआ करती थी वो मोर देन डबल हो गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया डिमांड और प्राइस का क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है। तो लेबर की डिमांड इंक्रीज़ हुई तो उनकी वेजेस भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरह से क्या हो गए थे, वहाँ पे वेजेस इंक्रीज़ हो गई थी। तो क्या करना पड़ा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़े थे। मतलब जिन्होंने इनको वेजेस पे करनी है उनके लिए तो ये नेगेटिव थिंग है, लेकिन जिन्होंने ये वेजेस लेनी है उनके लिए बेनिफिट है। तो ये टॉपिक था आपका 14th सेंचुरी की क्राइसिस का। क्या पढ़ा हमने, इसमें 3 तरह की क्राइसिस हुई थी, 3 प्रॉब्लम्स को यूरोप ने फेस किया था। फर्स्ट कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो कम हो गई थी, हमने बात भी कर ली किस वजह से। एक तो डिफॉरेस्टेशन थी, और जो पेस्चर लैंड थी वो डिक्रीज़ होने लग गई थी, और जो वेदर था वो वापस कोल्ड होने लग गया था। फिर जो मॉनेटरी सिस्टम था वो टोटली शॉर्टेज में आ गया था, सिल्वर कॉइन्स की वहाँ पे शॉर्टेज होने लग गई थी, इस बारे में भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। फिर हमने बुबोनिक प्लेग के बारे में पढ़ा, इन्फेक्टेड रैट्स जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा
वहाँ पे इफ़ेक्ट किया। जैसे आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट करा जा रहा है, उससे भी क्या है, हर कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिक्लाइन हो गया है। जो कंट्रीज़ हैं या जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक था आई होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सोशल अनरेस्ट, जो इसी टॉपिक से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ पे लेबर की डिमांड क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से वेजेस को भी क्या करना पड़ा था, इंक्रीज़ करना पड़ा था। तो इसका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट पड़ रहा था ना, वो लोड्स पे पड़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, लोड्स पे पड़ रहा था। क्यों, लोड्स को क्या करनी पड़ती थी, हाई वेजेस पे करनी पड़ती थी सर्विसेज के लिए। क्या करनी पड़ती थी, हाई वेजेस पे करनी पड़ती थी। इसलिए लोड्स चाहते थे कि वो क्या कर दें, वापस से फ्यूडलिज्म को एस्टेब्लिश कर दें। क्या कर दें, हमने पढ़ा था कि फ्यूडलिज्म जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था मॉनेटरी सिस्टम की वजह से। तो वो चाहते थे, वांटेड टू इम्पोज फ्यूडलिज्म अगेन। तो वो फ्यूडलिज्म को क्या अगेन एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो वो ये इन सब की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वेजेस जो थी वो ज़्यादा देनी पड़ रही थी। लेकिन फ्यूडलिज्म सिस्टम में क्या था, वो लैंड दे देते थे, बदले में सर्विसेज भी ले लेते थे और उनके काफ़ी सर्फ भी बन जाते थे। यानी ऐसे कुछ पीजेंट जो उनकी अंडर काम करते थे, उनके स्लेव्स बन के रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फ्यूडलिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो टाउन्स में रहने के बाद काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गए थे, हम कह सकते हैं अवेयर हो गए थे, हम कह सकते हैं कि वो क्लेवर भी हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन लोड्स को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, इनके अगेंस्ट हो गए थे, इनकी बात माननी छोड़ दी थी। तो उन्होंने क्या कर दिया था, अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन पीजेंट्स ने जब अपोज करना यानी ऑपोजिशन बनानी शुरू कर दी थी, लॉर्ड्स के अगेंस्ट हो गए थे, तो उन्होंने काफ़ी रिवोल्ट्स भी किए। क्या किए, काफ़ी रिवोल्ट्स भी किए इस एरिया में, यूरोप एरिया में। तो जो मेनली रिवोल्ट्स किए गए थे, उन रिवोल्ट्स के बारे में बुक में बताया हुआ है। इन 1323 में रिवोल्ट हुआ था, कहाँ पे, फ्लैंडर्स में। फ्लैंडर्स एक जगह है, वहाँ पे पीजेंट्स के द्वारा रिवोल्ट किया गया था, किसके अगेंस्ट, लॉर्ड्स के अगेंस्ट। फिर 1358 में फ्रांस में रिवोल्ट किया गया था। एंड देन 1381 में इंग्लैंड के अंदर रिवोल्ट किया गया था। तो पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी अवेयर हो गए थे, एजुकेटेड हो गए थे, क्लेवर हो गए थे। वो वापस से फ्यूडलिज्म सिस्टम में नहीं जाना चाहते थे, अपनी फ्रीडम को खोना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने लॉर्ड्स को अपोज करने शुरू कर दिया था। और ये जो अपोजिशंस थी या ऑपरेशन था वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और 3 तरह के रिवोल्ट वहाँ पर हुए जिनके बारे में हमने बात की। तो इस तरह की कुछ सोशल अनरेस्ट भी वहाँ पर चल रहा था, यानी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी हिल चुकी थी, यानी काफ़ी नेगेटिव, और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के अरेंजमेंट या क्लैरिफिकेशन नहीं चल रही थी, सब कुछ हिला जुला पड़ा था। तो इस तरह के वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस की गई, पीजेंट्स के द्वारा भी, लॉर्ड्स के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। तो ये आपका टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, if you have any doubt please let me know, otherwise we will start our next topic in next lecture, that will be the last topic of this chapter, and this chapter will be completed. And बच्चे don't forget to pray for everyone, may God soonly solve this all this problem from the world, and will become as life before. See you in next video. Till then, take care. Thank you.